जोहार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल द एम्प्लॉयमेंट क्लास में। आज आप सबको चैलेंज है। यदि आपको झारखंड सरकार का नौकरी करने का सपना है, यदि आपका सपना है झारखंड दरोगा, झारखंड सचिवालय, झारखंड एएनएम जीएनएम नर्सिंग या झारखंड कांस्टेबल, झारखंड फील्ड वर्कर या झारखंड के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें झारखंड के क्वेश्चन आते हैं। आपके सामने आज 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे झारखंड जीके से रिलेटेड। अगर आपने 10 में से 8 सही कर दिया तो यकीन मानिए कि आप सिलेक्शन के हकदार हैं। और अगर आपने 10 में से 3-4 ही सही कर पाया तो फिर आपको सही तरीके से अच्छी तैयारी करनी होगी। आइए आज देखते हैं और अपने खुद को आंकलन करने की कोशिश कीजिएगा कि आप कितने क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन कोई भी बेसिक लेवल का नहीं होगा। मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन आपको फंसाएगा और सच में जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, बिल्कुल उसी लेवल पे आपके सामने क्वेश्चन मिलने वाले हैं। और आपको देखना है आज आपकी सच्चाई, कि आपकी जो तैयारी है वो किस लेवल की तैयारी है। आइए चेक करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन आपके सामने बेटा इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी। हम हिंदी में पढ़ रहे हैं। कई वीर विद्रोहियों को एक तालाब के किनारे पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। एक तालाब के किनारे एक पेड़ था, उस पे कई विद्रोहियों को फांसी दे दी गई थी, जिसे आज फांसी हरी पोखरा कहते हैं। यानी वो तालाब को हिंदी में पोखरा भी कहते हैं। फांसी हरी पोखरा के नाम से अब वो जाना ही जाता है। यह पोखरा किस जिले में है? आपके सामने क्वेश्चन। जो फांसी दिया गया था वो सामने में खड़ा था एक मेजर मेजर इंग्लिश, है ना। और इधर से कौन थे आपको बताना है। और कितने लोगों को फांसी हुई थी इसकी भी जानकारी होनी चाहिए थी। तकरीबन 150 लोग थे। और वो जगह क्या था? तो वो जगह था चतरा। आइए इसके बारे विस्तार से जानते हैं कि चतरा ही वो जगह है जहां कई विद्रोहियों को एक तालाब के किनारे पेड़ पर फांसी दे दी गई थी। आप सुनते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा, है ना। चतरा में, जिसे आज फांसीहरी पोखरा कहते हैं, या पोखरा चतरा जिले में है। अब आते हैं इसके कंटेंट में बेटा। इसके ऊपर और भी परीक्षा परीक्षा से रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स जो आपको मालूम होना चाहिए। यानी एक क्वेश्चन के अंदर कितने क्वेश्चंस और बना सकता है जेएसएससी, उस पर भी तो ध्यान देना है ना। कि एक क्वेश्चन ऐसा थोड़ी है कि वही क्वेश्चन बार बार फिक्स होकर के आएगा कि बताइए कि जो फांसीहरी पोखरा है वो कहाँ है? चतरा में। तो बार बार क्वेश्चन यहाँ से अगर क्वेश्चन अराइज हो गया, इसका मतलब है कि अब इस टॉपिक के अंदर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सबको हम लोगों को देखना और पढ़ना है। आइए एक एक करके सारी चीजों को समझते हैं ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत नहीं हो। यह घटना कब की है? तो 2 अक्टूबर 1857 की घटना है जो चतरा में हुई थी। यानी आपसे पूछा जाए कि फांसीहरी पोखरा के पास जो लगभग 150 लोगों को फांसी दिया गया था चतरा में, वो घटना कब की है? तो आपसे डेट अगर पूछा जाए तो डेट आपको याद रखना 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर तो याद ही रहेगा आपको, गांधी जी वाला, है ना। 1857 को चतरा में हुई थी। 1857 के विद्रोह के दौरान सूबेदार, अब नाम देखिएगा, सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली खान के नेतृत्व में विद्रोही सैनिक रांची से आगे बढ़ रहे थे। यानी ये जो हुआ था ना चतरा में, ये जो पूरा घटना हुआ था जहां पे 150 लोगों को फांसी दे दिया गया था, इसका लीडरशिप कौन कर रहा था बेटा? इसके लीडर थे सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली खान। इनके लीडरशिप में विद्रोही सैनिक, यानी जो अंग्रेजों के विद्रोह थे ना, भारत के सैनिक, विद्रोही सैनिक रांची से आगे बढ़ रहे थे। कहां से बढ़ रहे थे? चतरा में फांसी दिया गया, लेकिन बढ़ रहे थे कहां से? रांची से। और कब की घटना है ये? 2 अक्टूबर 1857 को। बस सुनते रहिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जिनका मकसद क्या था? कुंवर सिंह की सेना से मिलना था। अच्छा, ये अपने सेना को लेकर के बढ़ रहे हैं। कौन? सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली जी अपने सेना को लेकर के रांची से बढ़ रहे हैं चतरा की ओर। और इनका मकसद क्या था? इनका मकसद ये था कि इनको मिलना था किससे? कुंवर सिंह की सेना से मिलना था। यानी सेना को मजबूत करना था, विद्रोह को बड़ा करना था, ताकत से लड़ना था, ठीक है। लेकिन रास्ते में चतरा में उनकी मुठभेड़ मेजर इंग्लिश और मेजर सिप्सन के लीडरशिप वाली ब्रिटिश सेना से हुई। लेकिन चतरही में क्या हो गया कि उनको रोक दिया गया। किन लोगों को रोक दिया गया? सूबेदार जयमंगल पांडे और नादिर अली खान के जो लीडरशिप में, जो इनके नेतृत्व में जो सेना आ रही थी, किससे मिलने के लिए बेटा? कुंवर सिंह की सेना से मिलने के लिए। तो रास्ते में चतरा में उनकी मुठभेड़ मेजर इंग्लिश, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और मेजर सिम्पसन के लीडरशिप वाली ब्रिटिश सेना से हुई। यानी सामने में कौन खड़ा हो गया?
इधर भी दो हैं लीडर, इधर भी दो हैं लीडर। अब मिलना किससे है वो नाम भी देख लो। ठीक है, आगे। इस भीषण युद्ध में भारतीय सैनिकों ने अपनी बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए, जाहिर सी बात है, घुटना नहीं टेका। घुटना नहीं टेका तभी तो फांसी हुआ है ना। बहादुरी का प्रदर्शन करते हुए ब्रिटिश सेना को कड़ी चुनौती दी, लेकिन अंत वह पराजित हो गए। ठीक है, पराजित हो गए। युद्ध के बाद, अब युद्ध के बाद क्या होता है, यहां से अब क्वेश्चन का आंसर है। लेकिन इस क्वेश्चन के आंसर से पहुंचने तक कितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से देखा ना आपने, यहां से क्वेश्चन से एग्जाम में बनते हैं। युद्ध के बाद ब्रिटिश सेना ने लगभग 150, लगभग 150 विद्रोही सैनिकों को पकड़ लिया। 2 अक्टूबर को निकले थे, और देखिए फांसी वाला दिन 4 अक्टूबर 1857 को जयमंगल पांडे, नादिर अली खान समेत 150 से अधिक, देखिए इनको भी दिया गया फांसी, इनको भी दिया गया फांसी, और इनके साथ 150 से अधिक विद्रोहियों को फांसी हरी तालाब के पास आम के पेड़ पर, किस पर, ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, क्वेश्चन बनता है कि चतरा में जो फांसी हरी पोखरा में फांसी दिया गया था लगभग 150 लोगों को, किस पेड़ पे लटकाया गया था, तो आम के पेड़ पे लटकाया गया था। ठीक है, आम के पेड़ पर सामूहिक रूप से फांसी दे दी गई। यह घटना 1857 के विद्रोह के दौरान छोटा नागपुर क्षेत्र में हुई सबसे बड़ी सामूहिक फांसी घटनाओं में से एक थी। यानी आज से पहले इतना लोगों को एक साथ फांसी नहीं दिया गया था जितना चतरा में फांसी हरी पोखरा के बीच बगल में आम के पेड़ में लटका करके 150 लोगों को दे दिया गया। और उसका लीडरशिप कौन कौन करे थे, तो जयमंगल पांडे जी और नादिर अली खान साहब करे थे। ठीक है, यह स्थान आज भी शहीदों की याद दिलाता है, बेशक याद दिलाता है, और झारखंड के स्वतंत्र संग्राम में उनके बलिदान का प्रतीक है। ठीक है, बात समझ में आ गया क्या? तो आप आज के बाद इसको भूलिएगा नहीं, है ना। और ये आपको कंटेंट, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेने का नहीं है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं ना, नोट नहीं करना, सब पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे सारी चीजों को हम समझा ही दे रहे हैं ना, वो आपको नोट्स मिल जाएगा बना बनाया। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगर आपको नहीं मालूम था तो आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर कितनी सारी चीजें मालूम हो गई ना। आइए अगले क्वेश्चन पे। संथाल विद्रोह, संताल लिखा हुआ लेकिन है संथाल। संथाल विद्रोह 1855-1856 ईस्वी के तत्कालीन कारण क्या था, यानी जो संथाल विद्रोह हुआ था उसका कारण क्या था। देखिए संथाल विद्रोह जो हुआ था ना, वो एक दिन में नहीं हुआ था, बहुत सारा उसके पीछे का बैकग्राउंड था। यानी जमींदारों का दबन था, अपना संथाली लोग से अपना जमीन छीन लिया जा रहा था। जमीन छीनने के बाद उन्हीं के जमीन में उन्हीं से मजदूरी करवाया जा रहा था, और पैसा भी नहीं दिया जा रहा था, और ऊपर से उन पे लगान भी जबरदस्त डाल दिया जा रहा था। मतलब हर तरह से उनको तोड़ा जा रहा था संथालियों को। ठीक है, यहाँ तक कि जब थाना में वो जमींदार लोग का शिकायत करने जाते थे तो संथालियों को थाना के अंदर प्रवेश भी नहीं किया जाने दिया जा रहा था। लेकिन ये सब इनके दिल में था और इनमें असंतोष जग रहा था। अब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि अब नहीं सहेंगे, अब नहीं झेलेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि एक दिन भागलपुर बर्धमान रेल परियोजना में बेगार के लिए संथालों को बाध्य करना, देख यही इसका आंसर है। यानी पूछा गया ना संथाल विद्रोह 1855-1856 ईस्वी के तत्कालीन कारण क्या था, तो यही कारण था कि उनके जमीन को ले लिया जमींदार उमीनदार। अब क्या कर रहा है कि उन्हीं के जमीन में पटरी बिछा रहा है और उन्हीं को बेगार ले जा। बेगार का मतलब होता है, बेगरिया सुने ना, बेगरिया बैठे बेगरिया, मतलब बोलता था कि बेगार में चलो, यानी तुम मजदूरी भी करो, तुम्हारी जमीन में पटरी बनाएंगे और तुमको 1 रुपया नहीं देंगे, फ्री में काम करवाएंगे। यही कारण था संथाल विद्रोह का। ठीक है, संथाल विद्रोह का। तो संथाल विद्रोह 1855-56 ईस्वी का तत्कालिक कारण क्या था, तो भागलपुर बर्धमान रेल परियोजना में बेगार के लिए संथालों को बाध्य करना। यानी रेल परियोजना में तुम जबरदस्ती काम करेगा, रेल का पटरी बनाएगा, जबरदस्ती तुमसे काम करवाया जाएगा। यही कारण था संथाल विद्रोह का शुरुआत होना। लेकिन यह संथाल विद्रोह अचानक नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत सारा बैकग्राउंड था। आइए एक एक करके सारा बैकग्राउंड को समझते हैं। ठीक है, वापस आएंगे फिर इस क्वेश्चन पे। आइए एक एक करके सारे बैकग्राउंड को समझते हैं बेटा, उसके बाद वापस आएंगे फिर इस क्वेश्चन में। संथाल विद्रोह 1855-1856 का तत्कालीन कारण भागलपुर से वर्धमान तक, यानी कहां से कहां तक रेलवे लाइन लग रहा था बेटा, भागलपुर से वर्धमान तक, है ना। ये जगह भी आपको याद रखना है, भागलपुर से वर्धमान तक रेल लाइन बिछाने के लिए संथालों से बेगारी, बेगारी का मतलब होता है बिना मजदूरी के जबरन काम कराया जाना। हम लोग नहीं बोलते कि बैठे बेगरिया कुछ कर लो, बेगरिया कुछ कर लो, इसका मतलब होता है कि वॉलेंटियरशिप में, यानी काम करो पैसा नहीं मिलेगा। बेगरिया है रे, कुछ करता नहीं है, वही वाला बात था। तो इन लोगों को बेगारी में ले जाता था, मतलब काम भी करो, तुम्हारी जमीन है उसी में पट्टी बनेगा, पैसा भी दे देंगे। ठीक हो गया बात, है ना। तो बेगारी, बिना मजदूरी के जबरन काम कराया जाना था।
ये सबसे इंपॉर्टेंट और अंतिम कारण था जिसके वजह से विद्रोह भड़का। इससे पहले और भी घटनाएं हो रही थी, क्या क्या देखिएगा। संथाल विद्रोह के तत्कालीन और मुख्य कारण क्या थे? संथाल विद्रोह, जिसे हूल विद्रोह भी कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। संथाल विद्रोह का दूसरा नाम क्या है? हूल विद्रोह। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम में कि बताइए हूल विद्रोह किसको कहते हैं, तो संथाल विद्रोह और हूल विद्रोह एक ही चीज है। ठीक है, पहली बात। शोषण और अन्याय के खिलाफ एक शक्तिशाली विरोध था। इसके तत्कालीन और सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? देखिए, आइए पॉइंट पे। जमींदारों और महाजनों का शोषण, यानी इनके ऊपर जमींदार और महाजन बहुत दिन से शोषण कर रहे थे, और जो लोग अंग्रेज से मिले हुए थे। ठीक है, जमींदार और महाजनों का शोषण। संथालों की जमीनें छीन ली गई, इन्हीं का जमीन छीन लिया गया। देखते थे ना पुराने जमाने का फिल्म में, यानी गरीब गांव का आदमी है, उसी का जमीन लोग छीन लेता था और उसी को यूज करके उसी से लगान लेता था, उसको बंधुआ मजदूर बना लेता था अपने ही जमीन में। तो संथालों की जमीनें छीन ली गई और उन पर ऊंचा लगान लगाया गया। मतलब इतना लगान लगा दो, इतना लगान लगा दो, क्लास में बोले हुजूर आप ही जमीन रख लीजिए। बोला ठीक है, जमीन हम रख लेते, तो मेरा जमीन में बंधुआ मजदूरी करो। संथालों के साथ ये हुआ। ठीक है, महाजन उन्हें कर्ज देते थे और मनमाने ढंग से ब्याज वसूल करते थे। कर्ज का आदत लगा दिया था। ठीक है, और उसके बाद बोलता था इतना ब्याज दो, इतना ब्याज दो। हुजूर ब्याज नहीं दे, जमीन दे दो जी। ये होता था उनके साथ। ठीक है, जिससे वे कभी कर्ज के जाल से बाहर नहीं निकल पाते थे। इतिहास पढ़ने से क्या होता है ना, आदमी वर्तमान में सचेत हो जाता है। आदमी देख लेगा इतिहास में कि ये सारा सिचुएशन मेरे साथ हो चुका है, मेरे बाप दादा इसी चीज को झेल चुके हैं। अब आकर के कोई साहूकार या कोई आकर के तुमको क्या बोलते हैं, महाजन या जमींदार आकर के बोले कि हम आए हैं ना तुम्हारे गांव में कर्जा देने के लिए, जितना कर्जा लेना ले लो, तो तुम खड़ा होकर बोल सकते हो ना कि हम इतिहास को दोहराएंगे नहीं, ऐसा गलती नहीं करेंगे। एक रोटी खाएंगे, दो रोटी खाएंगे, लेकिन अपना जमीन रखेंगे, और अपना जमीन में हम किसी थर्ड पर्सन को नहीं दे सकते हैं गिरवी पे। गिरवी पे दोगे तो खत्म हो जाएगा। ये इतिहास सिखाता है। इतिहास इसलिए पढ़ा जाता है कि अपनी गलतियों से सीखा जाए। आगे, पुलिस और सरकारी अधिकारियों का दुर्व्यवहार। जाहिर सी बात है, पुलिस और सरकारी अधिकारी भी अंग्रेज के गुलाम थे, तो पुलिस और सरकारी अधिकारियों के दुर्व्यवहार। पुलिस और अन्य सरकारी अधिकारी अक्सर जमींदारों और महाजनों के साथ मिलकर संथालों पर अत्याचार करते थे। यानी कहीं पर भी जाकर के अपना शिकायत भी नहीं कर सकता था बेचारा, तो विद्रोह नहीं करे तो क्या करे बताओ ना। आगे, उनकी शिकायतों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। सही बात है। बेगारी और उत्पीड़न। अब इनको क्या करवाया गया? बेगारी, यानी बैठे बैठे काम करो बिना पैसा के। रेलवे लाइन बिछाने के काम में संथालों को बिना मजदूरी के जबरन लगाया गया। यही कारण था अचानक विद्रोह। अब बोला कि अब नहीं सहेंगे। कब नहीं सहा? सह रहा था। रेलवे लाइन जब लगाया गया ना भागलपुर से वर्धमान तक, बोला नहीं करेंगे काम, अब विद्रोह होगा। ठीक है, संथाल विद्रोह किया। ठीक है, बिछाने में संथालों को बिना मजदूरी के जबरन लगाया गया। यह उनके शोषक और एक उदाहरण था जिसने उनके गुस्से को भड़काया। यानी बहुत सारा कारण था, लेकिन संथालों के गुस्से को भड़काने वाला काम क्या था? इनको बेगारी में काम करवाना। किसमें? रेलवे लाइन में। कहां से? भागलपुर से वर्धमान तक। ठीक हो गया। और समय 1855 से 1856 का। इन सभी कारणों से मिलकर संथालों में गहरा असंतोष पैदा किया। अब यहाँ पे आते हैं नेता, क्योंकि कोई भी विद्रोह अचानक नहीं होता। कोई विद्रोह करने के लिए उतने ही शक्तिशाली विद्रोह के पीछे शक्तिशाली नेता का भी हाथ होता है। तो संथाल, जिसे हूल विद्रोह कहते हैं, इसके पीछे भी जबरदस्त नेता थे। कौन थे? सिद्धू और कान्हू मुर्मू, है ना। सिद्धू और कान्हू मुर्मू कौन थे बताइए? सिद्धू और कान्हू मुर्मू दोनों भाई थे। ये लोग असल में चार भाई थे। पढ़ेंगे आगे, टेंशन नहीं लेने का अभी। लेकिन चारों भाई में दो इंपॉर्टेंट भाई है। ठीक है, क्योंकि लीडर यही लोग दोनों थे ना, सिद्धू और कान्हू मुर्मू। सिद्धू और कान्हू मुर्मू के गाइडेंस में इन्होंने एक सेकंड बेटा, आगे देखिए। इन्होंने इन सभी अन्यायों के खिलाफ हथियार उठा लिए, और इस तरह 30 जून नाम याद रखिएगा, डेट याद रखिएगा, 30 जून 1855 को विद्रोह की शुरुआत हो गई। संथाल विद्रोह का शुरुआत कब हुआ? 30 जून 1855 को। 1855 तो है डेट, 30 जून 1855 को विद्रोह की शुरुआत हो गई। इस विद्रोह का उद्देश्य अच्छा, कोई पूछ सकता है ना परीक्षा में, आपको बताइए संथाल विद्रोह क्यों हुआ? तो संथाल विद्रोह का कारण तो बहुत था, लेकिन मेन कारण क्या था? वो रेलवे लाइन वाला। और इसका उद्देश्य क्या था? संथाल विद्रोह हुआ क्यों? रेलवे लाइन के कारण। उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था जमींदारी प्रथा और विदेशी शासन को खत्म करके एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। यानी अब जमींदारी प्रथा को हटाने के लिए विद्रोह हुआ। जाहिर सी बात है, जमींदारी की वजह से ये सब परेशानी हो रहा था। और विदेशी शासन, क्योंकि ये सब करवा रहा था कौन?
अंग्रेज करवा रहा था। ठीक है, तो जो हम लोगों ने संथाल विद्रोह देखा वो क्यों हुआ आपको समझ में आया, इनके कौन लीडर थे ये समझ में आया, और कहाँ से कहानी शुरुआत हुआ, इन पे दबाव बनाया गया, इनको जमीन को कर्जा, जमीन गिरवी लेके इनको हायर ब्याज में कर्जा दे दिया गया, मतलब बहुत इनके साथ उठपटांग शोषण किया। लास्ट में बोला कि अब तुमको फ्री में काम करना होगा, भागलपुर से लेकर के वर्धमान तक पटरी बिछेगा और उसमें जाकर के काम करो, 1 रुपया नहीं मिलेगा। बोला नहीं। आया महान नेता, कौन आया, सिद्धू मुर्मू और कान्हू मुर्मू। बोला अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया, अब हथियार उठेगा। अब हथियार उठा और इन्होंने कब उठाया, 30 जून 1855 को संथाल, जिसे हुल विद्रोह भी कहते हैं, इसकी शुरुआत कर दी। और इसका मकसद क्या था बेटा, इसका उद्देश्य था जमींदारी के खिलाफ और बाहरी अंग्रेजों के खिलाफ। ठीक हो गया बात है ना, कि विदेशी शासन हम लोग नहीं सहेंगे, विदेशी शासन में बहुत देख लिए, देखी तो रहे थे, झेली तो रहे थे, है कि नहीं। आइए क्वेश्चन पे, हमने क्या बोला, 10 में 8 क्वेश्चन अगर आपने बता दिया सही तो फिर आप 100% मान लीजिए कि आप झारखंड की अच्छी तैयारी कर चुके हैं, सिलेक्शन के लायक एकदम हो गए। लेकिन 3-4 अगर आप कर रहे हैं तो अभी आपको सिलेक्शन के लायक होना है, हम करवाएंगे आपको सिलेक्शन के लायक। आज बस हम आपको दिखा रहे हैं कि आप तैयारी कितने पानी में, ये भी तो देखना जरूरी है ना। आइए क्वेश्चन पे, है ना, झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जनक बाबू कहा जाता है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि ऐसा ऐसा क्वेश्चन छुप करके एग्जाम में आ जाएगा और लोग इसको पढ़ते नहीं है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन है। झारखंड के किस क्रांतिकारी को हजारीबाग का जनक बाबू कहा जाता है, ये क्वेश्चन है, हजारीबाग का जनक बाबू, हजारीबाग का जनक बाबू। तो ये राम विनोद सिंह है, बोलिए कौन है, नाम याद रखिएगा, हजारीबाग के जनक बाबू कौन है, राम विनोद सिंह। और ये इंपॉर्टेंट पर्सन है झारखंड के, तो यहां से इनके बारे में हम लोगों को जानकारी वो सारी रखनी है जिससे क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू में, क्योंकि हजारीबाग के जनक बाबू से क्वेश्चन बनता है राम विनोद सिंह जी के बारे। ठीक है, आइए देखते हैं कि इनसे रिलेटेड क्या क्वेश्चन बन सकता है। और इनको इतना तो आप समझ गए ना कि इनको हजारीबाग का जनक बाबू कहते हैं। इनका जन्म जो हुआ था, इनका जन्म हुआ बड़का गांव में, बड़का गांव हजारीबाग में ही है। ठीक है, आइए इनके बारे जानते हैं। राम विनोद सिंह का जन्म 1904 में हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में हुआ था। कहां हुआ था बेटा, हजारीबाग के बड़का गांव प्रखंड में हुआ था, बड़का गांव में। ठीक है, बड़का आदमी राम विनोद सिंह, तो बड़का गांव में जन्म हुआ। शिक्षा और योगदान, पेशे से ही वकील थे। ठीक है, बाद में गांधी जी से इन्फ्लुएंस होकर के इन्होंने गांधी जी का रास्ता चुना था, लेकिन पेशे से ये वकील थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई की थी और वकालत शुरू की। ठीक है, यानी अगर पूछा जाए बताइए राम विनोद सिंह जो पेशा से क्या थे, तो पेशा से ये वकील थे, लेकिन बाद में ये किससे प्रभावित हुए, तो महात्मा गांधी से प्रभावित हुए। इन्होंने कानून की पढ़ाई की और वकालत शुरू की। क्या शुरू की, वकालत शुरू की। लेकिन जल्द ही वो महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, जबरदस्त आंदोलन है यार, इतिहास लिखा है ये आंदोलन, है ना। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से जुड़ गए। और उस समय अंग्रेज का असहयोग आंदोलन छोटा मोटा चीज नहीं था, याद रखना। आज हम और तुम बैठ करके सोफा में मोबाइल चलाकर टक टक बोल सकते हैं आराम से ना, लेकिन अंग्रेज के बीच में खड़े होकर के आज हम लोग किसी छोटा मोटा नेता को नहीं बोल सकते यार कि हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। आता है घर में वोट दीजिएगा तो हम लोग झूठ कहीं हाँ हाँ आप ही को देंगे, आप ही को देंगे। इतना भी हिम्मत नहीं है कि एक टुचपुंजा नेता को कोई कह दे कि हम तुमको वोट नहीं देंगे, हमको इसको वोट देना और तुमको नहीं देंगे। मतलब खड़ा होकर के आदमी मुखर रूप से बात नहीं कर सकता। और अंग्रेजों के बीच में, हथियारों के बीच में असहयोग आंदोलन करना कोई आसान टास्क नहीं था। तो अगर ये लोग अपना अपना पेशा, वकालत, उस जमाना में वकील का पेशा छोड़ करके हम लोग हमारे लिए और तुम्हारे लिए कर रहे हैं, असहयोग आंदोलन में बैठ रहे हैं, तो इन लोगों के लिए, इन लोगों का हम लोग को तो क्या करना चाहिए। हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, हम लोग क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए बताइए। इतना ही है कि खड़ा होकर सलाम कर सकते हैं, शुक्रिया कर सकते हैं, है ना। आज इन्हीं लोगों की वजह से हम पढ़ा पा रहे हैं, आप पढ़ पा रहे हैं, हकीकत बात तो यही है। और हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते, इनको क्या दे सकते हैं, इनको, है कि नहीं। हाँ, यही है कि जिस महान भारत का इन्होंने सपना देखा, उस भारत की महानतम में कुछ योगदान दे दें हम लोग, है कि नहीं। 2-4 बूंद समुद्र में अपने तरफ से भी डाल दे तो क्या है। आगे बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने हजारीबाग में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने इस आंदोलन को जमीनी स्तर पर फैलाया, इसीलिए तो इनको कहा गया है जनक बाबू। जमीनी स्तर पर फैलाया, घर घर जा करके पर्चा बांटा और लोगों को मोटिवेट किया कि भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़िए पूरे हजारीबाग में। ठीक है, और लोगों को स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने के लिए प्रेरित किया।
तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है बेटा, हजारीबाग के जनक बाबू कौन है, तो राम विनोद सिंह, ठीक है, पहला नाम। राम विनोद सिंह का जन्म कब हुआ, तो 1904 में। ये सब मोटा मोटी बात है। देखिए अब बहुत पीछे है, लेकिन हमको कुछ कुछ याद कैसे हो जाता है, पढ़ाते पढ़ाते, और कुछ स्किल है मेरे दिमाग में। आपने देखा है ना, जो हमने आपको ट्रिक वाला क्लास करवाया था, वो ट्रिक वाले क्लास से सारी चीजें याद हो जाती है। लेकिन आज ट्रिक से हम किसी चीज को याद नहीं करवाना चाह रहे, आज बस बताना चाह रहे हैं कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो कैसे आता है, उसको आपको कैसे तैयार रखना है, ठीक है। और ये हजारीबाग के बड़का गांव के थे, पेशे से वकील थे, और इन्हें ये प्रभावित हुए किससे, तो महात्मा गांधी से प्रभावित हुए, और जमीनी स्तर पे काम किया पूरे हजारीबाग में। और इनको हजारीबाग का जनक बाबू कहा जाता है, किसको, राम विनोद सिंह जी को, जिनका जन्म 1904 में हुआ था। आइए क्वेश्चन पे, आइए बेटा क्वेश्चन पे। असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा किसे घोषित किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं आता तो हम है ना, हम आपको बता रहे ना, हर वो क्वेश्चन हम कितना कौवा हाथी है ना कोयल, यही सब नहीं पढ़ते रहना है, इससे आगे हो गया है एग्जाम का लेवल अब हाथी कोयल से ऊपर आ गया, एग्जाम के लेवल से पढ़ना है, ठीक है। तो असहयोग आंदोलन के दौरान पलामू का राजा किसे घोषित किया गया था, तो आपको एक खरवार राजा थे, धनी सिंह खरवार। इन्होंने खुद को बोला था कि स्वशासन का एक नीति दिया था कि अपना राज होगा, और धनी सिंह खरवार जी ने बोला कि हम यहाँ के राजा है, पलामू राजा को, और इन्होंने इनकार कर दिया था अंग्रेजों के राज को मानने पे, है ना, पलामू के राजा थे, याद रखिएगा। और इन्होंने खुद को राजा घोषित कर दिया था, कौन, धनी सिंह खरवार। असहयोग आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन जो चल रहा था उस दौरान, है ना, पलामू, हजारीबाग में नाम आपको याद रखना है किसका, राम विनोद सिंह जी का, और पलामू में नाम किसका याद रखना है, धनी सिंह खरवार जी का। और इन्होंने क्या किया था असहयोग आंदोलन के दौरान, बोले कोई सहयोग योग तुम्हारा नहीं होगा अंग्रेज, हम अपने राजा हैं, हम खुद राजा हैं पलामू के ना। तो इन्होंने खरवार के थे, और खरवार नेता थे, और धनी सिंह खरवार ने खुद को ही नेता राजा घोषित कर दिया था पलामू का, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है। आगे देखिए इनके बारे भी, इनसे भी और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है बेटा, वो भी कर देते हैं, ताकि एक नाम के अंदर जितने भी क्वेश्चन इससे बनते हैं, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम पे आया तो इसके इर्द गिर्द से भी क्वेश्चन बनेगा, वो सारा कुछ हम लोगों को देखना है, ठीक है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो जरूर यहाँ देखिए, झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा की निःशुल्क तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसा नहीं कि निःशुल्क पढ़ाएंगे तो मीडियम पढ़ाएंगे या धीमा पढ़ाएंगे, जबरदस्त पढ़ाएंगे। अगर कोई 5,000 रुपया लेकर के 12 घंटा मेहनत करता है, तो हम निःशुल्क आपको पढ़ाने के लिए 15 घंटा मेहनत कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमारा कंटेंट, हमारा मेहनत आपको कहीं से भी कम नहीं दिखेगा। ऐसा मत सोचिएगा कि निःशुल्क कोई खड़ा होकर पढ़ा रहा तो क्वालिटी नहीं देगा, क्वालिटी देगा, और जबरदस्त देगा। इतना देगा कि आप एक परीक्षा को 10-10 बार निकालने का क्षमता रखिएगा, यानी एग्जाम में जाइएगा तो कोई क्वेश्चन में आप ब्लाइंड नहीं होइएगा। इतना पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे, इतना पढ़ा देंगे कि किसी भी क्वेश्चन को देख करके आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आता, बल्कि चारों ऑप्शन का कहानी आपको मालूम होगा कि ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता, ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता, ये ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता। इस लेवल की तैयारी करवाएंगे, ठीक है। लेकिन बदले में हमको चाहिए गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में आपसे हमको एक चीज जरूर चाहिए, ये चैनल आपका अपना है बेटा, ये चैनल पूरी ईमानदारी से आपको बेहतर क्वालिटी, बेहतर कंटेंट, बेहतर स्टडी मटेरियल फ्री में देने के लिए खड़ा है। लेकिन हमको घर चलाने के लिए चाहिए, आपके रोजगार के लिए हम अपना रोजगार लगा रहे हैं, तो आप हमको क्या दीजिए, आप हमको पैसा मत दीजिए, आप हमको सब्सक्रिप्शन दे दीजिए। मेरा घर यूट्यूब के पैसा से चल जाएगा, हम सच बताते हैं। हमको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, हमको कोई फीस कोर्स बेचने का मन नहीं करता, हमको आपको कोर्स बेचना ही नहीं है। आप हमको सब्सक्रिप्शन दे दीजिए, आप इस चैनल को अपना, हमको बड़ा भाई, अपना गार्जियन मान करके आप इसको बढ़ा दीजिए। बदले में हम आपको आपका सिलेक्शन दिलवा देंगे, ऐसा हम आपसे वादा करते हैं, ठीक है। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक हो गया है ना। बस आपको कम से कम सब्सक्राइब करना है और अपने एक दोस्त से सब्सक्राइब करवाना, यही आपका फीस है, यही आपका फीस है। उसके ज्यादा हमको कुछ नहीं चाहिए, क्वालिटी हम उससे अच्छा देंगे जो आपको मिल रहा है आज तक झारखंड के अंदर। धनी सिंह खरवार पलामू के एक प्रमुख खरवार नेता थे। बिल्कुल खरवार इनका टाइटल है, तो कैसे नेता थे, खरवार नेता थे। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जिन्होंने असहयोग आंदोलन 1920-22 है ना बेटा डेट, 1920-22 के दौरान ब्रिटिश शासन के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अधिकार को अस्वीकार कर दिया, बोला तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है मेरा पलामू में, पलामू के हम राजा, ठीक है, अस्वीकार कर दिया और खुद को पलामू का राजा घोषित कर दिया। यह ब्रिटिश सत्ता को एक सीधी चुनौती थी। इसका उद्देश्य खरवारों के बीच आत्मशासन की भावना को मजबूत करना था। जाहिर सी बात है, पलामू में सब खरवार थे, है ना, तो खरवारों के बीच बोला कि आत्मशासन, बोला डरते काहे हो, हम है तुम्हारा राजा, है ना,
मतलब आज जो हम लोग फिल्म देखते हैं ना कि कोई बाहुबली है ना, इस टाइप का, या फिर कोई केजीएफ का हीरो है, हकीकत में झारखंड में बाहुबली और केजीएफ का हीरो गुजरा है, गुजरा है, हकीकत बात है ना, हकीकत बात है कि जब लोग डरते थे तो खड़ा होकर के कोई हिम्मत से बोलता था हाँ मैं यहाँ का राजा, और लोग उसको राजा मानते थे उसके बहादुरी से, हकीकत बात है। झारखंड, झारखंड के लोग मजाक नहीं है भारत के अंदर, झारखंड का ब्लड लाइन में भी बहुत संग्राम है, बहुत बहुत ताकत है, बहुत दबन दबन भी देखा, बहुत कुचलाया भी, और फिर खड़ा होकर के लड़ा है। झारखंड का ब्लड लाइन भी कमजोर नहीं है किसी मामले पे, ठीक है, पूरे भारत ही का ब्लड लाइन कमजोर नहीं है। सच पूछिए तो भारत में भी जो खून दौड़ता है ना, वो गुलामी का खून नहीं दौड़ता है। गुलामी क्यों हुआ, ये अलग विषय है, गुलामी क्यों हुआ, बेवकूफ़ी से। बेवकूफ़ जो आदमी रहेगा तो 1000 साल गुलाम रह सकता है, 1 करोड़ साल भी रह सकता है ना, वो अलग विषय है, वहां पे अभी हम लोग नहीं जा रहे हैं। लेकिन हाँ, लड़ने का जज्बा भारत में शुरू से रहा और अभी तक है। छोटा नागपुर क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश कब हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें एक नाम है ना डॉक्टर फ्रेडरिक का, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन बहुत आता है, अभी हम आगे बताएंगे आपको उसके बारे में। छोटा नागपुर क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश 1945 में हुआ, सॉरी 1845 में हुआ, 1845 में हुआ। हमको डेट बहुत याद रखता है, रहता है, हमको डेट कभी नहीं भूलते हैं। और आपने पिछले क्लास में जब देखा है ना ट्रिक वाले में कि हम आपको डेट कैसे याद करवाते हैं ना, एक हंसी मजाक के फॉर्म में, जैसे हमको ये डेट कैसे याद है और जीवन भर कैसे याद रहेगा। जब ईसाई लोग आए ना, ईसाई मिशनरी लोग आए ना झारखंड में, तो वो लोग पैंट पहनता था, यहाँ के लोग तो धोती पहनते थे, लेकिन वो लोग क्या पहनता था, पैंट पहनता था। तो जब वो पैंट पहन के घूमता था ना, तो यहाँ का बच्चा लोग को, झारखंड का बच्चा लोग को बहुत अजीब लगता था कि देखो ना कौन चीज पहन के घूम रहा है। आई लोग उन लोग को देख करके ताली बजा देता था, ताली है ना, तो ताली बजा देता था। तो बाद में ईसाई मिशनरियों ने यह बहुत काम किया, ठीक है, बहुत काम किया ना, उन्होंने भी स्कूल वगैरह सब पूरा, सबसे पहले एक चर्च खुला, ठीक है। तो उन्हें वो लोग क्या करते थे, पैंट पहनते थे, जाहिर सी बात है, वेस्टर्न कल्चर क्या है, पैंट है, यहाँ का कल्चर क्या है, धोती का, तो पैंट पहनते थे, पैंट और ताली से याद रखिएगा, ठीक है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश 1945 में हुआ। तो 45 में हमको पैंट दिखता है, 45 45, और ताली दिखता है, ताली दिखता है, यानी बच्चे लोग ताली बजाते थे कि वेलकम 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 करते थे, है ना, और ये लोग पैंट पहनते, तो 45 से हमको याद आता है 45। तो हम इस तरह से जो नंबर होते हैं उनको अपने दिमाग में हमेशा के लिए फिट कर लेते हैं, ताकि हमको पढ़ाने में कभी गड़बड़ी ना हो, और एग्जाम अगर हम देते हैं आपकी जगह पे तो हम एकदम सटीक मार के आते, क्योंकि हमको जैसे हमको दिखता है ईसाई मिशनरी पैंट पहन के आए थे, बच्चे लोग उनको वेलकम करने के लिए ताली बजा रहे थे, तो पैंट ताली, क्लियर है ना, ऐसे कर सकते थे, है ना। तो कहीं ना कुछ ना कुछ रिलेट कर लेते हैं, वरना नंबर्स याद रखना आसान बात थोड़ी है, परीक्षा में याद रखना होगा। आइए अब इसके बारे में पढ़ते हैं बेटा, और इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। ईसाई धर्म का प्रवेश, प्रवेश के समय छोटा नागपुर में ईसाई मिशनरियों का प्रवेश मुख्य रूप में 1845 में हुआ, पैंट और ताली, है ना, ईस्वी में हुआ। प्रारंभिक मिशनरी जर्मनी के, देखिए कहां से आए थे बेटा, जर्मनी, जर्मनी के गॉस्नर इन्वेजेलिकल लूथरन, यही लूथरन जो है ना, लूथरन चर्च, सबसे पहले रांची में लूथरन चर्च ही बना है। जीईएल मिशन के 4 प्रचारक, 4 प्रचारक। पूछा जाएगा कि बताइए ईसाई मिशनरी जब सबसे पहले झारखंड आए तो कितने प्रचारक आए थे, तो 4 प्रचारक आए थे। लेकिन नाम आपको किसका याद रखना है, जिनमें डॉक्टर फ्रेडरिक श्वेत प्रमुख थे, है ना, डॉक्टर फ्रेडरिक इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि ईसाई मिशनरी जब सबसे पहले झारखंड आए थे तो उसके प्रमुख नेता को, सॉरी प्रमुख व्यक्ति कौन थे, तो डॉक्टर फ्रेडरिक थे, ठीक हो गया बात। ने रांची में प्रवेश किया, पहला चर्च अब क्या बन रहा है, जाहिर सी बात है ईसाई लोग आ गए तो अब पहला चर्च बनेगा। 20 नवंबर 1845 में रांची में पहली ईसाई चर्च की स्थापना हुई। इसे छोटा नागपुर का पहला लूथरन चर्च माना जाता है। कौन सा चर्च माना जाता है, लूथरन चर्च। यानी झारखंड में जो सबसे पहला, छोटा नागपुर का जो सबसे पहला चर्च है उसको कौन चर्च बोला जाता है, लूथरन चर्च। वो कहाँ बना, रांची में। और इसका निर्माण किसने करवाया, तो डॉक्टर, नाम याद रखना आपको, फ्रेडरिक, है ना। कितने लोग आए थे, तो 4 लोग आए थे। कब आए थे, तो 1845 में आए थे। ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना, आपसे कितना क्वेश्चन बन पा रहा है, कितना नहीं बन पा रहा है। अगर बन रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बन रहा तो हम है ना तैयारी करवाएंगे, बस आपको टिके रहना है। एक एक क्वेश्चन, हर वो पहलू को उठा के आपके सामने रख देंगे जो आपको नहीं आता था, वो आने लगेगा। हु लेड द संथाल रिबेलियन, सॉरी रिबेलियन, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, संथाल विद्रोह, है ना, संथाल लिखा हुआ संथाल। तो बिल्कुल यहाँ पे 4 भाई हैं लोग, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। तो संथाल विद्रोह जब शुरुआत हुआ था तो 4 लोगों ने मिलकर था, सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। लेकिन जब यहाँ पे लीडरशिप के बारे में बात होगी, लीडर,
है ना। नेतृत्व का मतलब क्या होता है, लीडरशिप क्वालिटी, यानी लीड कौन कर रहा था, तो याद रखिएगा सिद्धू साहब लीड कर रहे थे और कान्हू मुर्मू लीड कर रहे थे। सिद्धू ने खुद को राजा ही घोषित कर दिया था और कान्हू ने बोला था कि हम मंत्री हैं, तो यही लोग दोनों लीडर थे, ठीक है। किसके, संथाल विद्रोह का। संथाल विद्रोह क्यों हुआ, क्यों नहीं हुआ, इसके बारे अभी तो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा। और अचानक जो विद्रोह हुआ था वो उसका कारण क्या था, रेलवे लाइन बिछाना, कहाँ से कहाँ तक, भागलपुर से, आपने देखा है ना। तो इसके जो प्रमुख नेता थे वो थे सिद्धू और कान्हू मुर्मू। सिद्धू ने खुद को राजा बताया था, कान्हू ने खुद को मंत्री बताया था। बाकी इनके दो और भाई भी इनके साथ थे, चांद और भैरव, ठीक है। तो यहाँ पे सर दो ऑप्शन ए और बी दोनों होगा क्या, नहीं। अगर लीडरशिप के बारे में बात करें, है ना, नेता के बारे में बात करें, नेतृत्व के बारे में बात करें, तो सिद्धू और कान्हू। आगे बात करते हैं, ठीक है। अगर मेरे उच्चारण में कहीं पे दिक्कत हो तो प्लीज मेरे को माफ कीजिएगा, क्योंकि उच्चारण, देखिए मेरा जो बैकग्राउंड ये है ना, कि मेरी जो पढ़ाई हुई है, शिक्षा दीक्षा, वो सिर्फ इंग्लिश मीडियम में आईसीएससी बोर्ड में हुई है, ठीक है। तो हम हिंदी, जाहिर सी बात है हिंदी मेरी मदर टंग है, तो हिंदी तो हमको बोलने आता है, लेकिन एक होता है ना शुद्ध हिंदी को पढ़ना और बोलना। तो क्योंकि हम लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट रहे हैं, तो उतना शुद्ध हम शायद आपकी तरह नहीं बोल पाएंगे, लेकिन पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, आपको समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। आप हिंदी मेरे से जरूर अच्छा बोल पाइएगा, लेकिन हम जानते हैं कि मेरा बच्चा लोग जो है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स मेरा हिंदी का है, तो हम हिंदी में ही कोशिश करते हैं चीज़ों को समझाने का, क्योंकि हमको थोड़ी समझना है कि हम इसको अंग्रेजी में पैसेज बना कर करके, हमको आपको समझाना है, तो हम इसलिए इसको हिंदी में रखते हैं। तो अगर मेरे उच्चारण में बड़ी मात्रा छोटी मात्रा इधर उधर हो जाए तो प्लीज मेरे को माफ कर दीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा, अब इसके बारे जानते हैं। जो संथाल आंदोलन हुआ है उसमें इनका प्रमुख रोल है ना, सिद्धू कान्हू का नेतृत्व, परीक्षा की दृष्टि से देखना हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे जो लीडर थे संथाल विद्रोह का, लीडरशिप सिद्धू और कान्हू, चांद और भैरव नामक चार भाइयों ने किया था। इनमें सिद्धू और कान्हू मुख्य थे, जो अभी हम लोगों ने बात किया ना। आगे शुरुआत कब हुआ इसका, 30 जून 1855 को, 30 जून 1855 को, ये हम लोग पहले भी देख चुके थे। वो संथाल परगना के भोगनाडीह गांव में, अच्छा संथाल परगना के भोगनाडीह गांव में, अब यहीं पे मीटिंग हुआ था। कहाँ पे मीटिंग हुआ था, ले जा रहा था ना इन लोग को कि चलो चलो रेल का पटरी बिछाना है बेगारी में, तो बोल सबको बोला कि आओ भोगनाडीह गांव, और लगभग 10,000 संथाली लोग आए थे जहां पर ये मीटिंग हुआ था, ठीक है। 10,000, कहाँ, भोगनाडीह गांव, है ना। भोगनाडीह गांव कैसे याद रहेगा, बहुत, अब भोगना, अब भोग ना, अब नहीं भोगेंगे, बहुत भोग लिए हैं भैया, बहुत झेल लिए लोगों को ना, है ना। तो संथाल परगना के भोगनाडीह गांव में करीब 10,000 संथालों ने एक सभा में भाग लिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहीं पर इन चारों भाइयों ने ब्रिटिश शासन और उनके शोषक जमींदारों महाजनों के खिलाफ विद्रोह करने की शपथ ली। चारों भाइयों ने जब शपथ लिया तो सबको हिम्मत हो गया, है ना। चारों भाइयों ने शपथ ली। सबसे पहले उपाधि, विद्रोह के दौरान सिद्धू ने खुद को राजा और कान्हू ने खुद को मंत्री घोषित किया। इनका जो लीडरशिप था शोषण के खिलाफ था, शोषण जमींदार वाला साहूकार वाला शोषण अंग्रेजों के खिलाफ था, ठीक है। उन्होंने अपना राज स्वशासन स्थापित करने के लिए बाहरी लोग, जो आया था, जमींदार लोग आए बाहर से इन लोगों गांव में, अब बोला क्या हो ना लोन देंगे, और इन लोगों जमीन हड़पने लगा, ठीक है। जिसको अच्छा, झारखंड में बाहरी लोग को क्या बोला जाता है, दीकू। दीकू का मतलब होता है जो बाहरी लोग होता है झारखंड के अंदर, ठीक है, उसको दीकू बोला जाता है ना। स्थापित करने के लिए बाहरी लोग दीकुओं को भगाने का नारा दिया। सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई। अच्छा, संथालों ने कौन सी युद्ध नीति अपनाई थी, गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी। गुरिल्ला युद्ध नीति मतलब इनसे ज्यादा इनका गांव का, इनका जंगल झाड़ पेड़ को कौन जान सकता था, कोई नहीं। ये लोग छुप जाते थे जंगल में, झाड़ में, पेड़ में, और अचानक देखते थे आ रहा है दीकू, बाहरी आदमी या कोई जमींदार आ रहा, उछल करके हमला करते थे और फिर छुप जाते थे। कम थे ना, कमजोर थे ना, उतना तो पैसा नहीं था, ताकत नहीं था, वेपन नहीं था, हथियार नहीं था, तो गोरिल्ला युद्ध नीति का यूज करते थे लोग, ठीक है। आगे, जिसमें उन्होंने जमींदारों और महाजनों पर हमला किया। हालांकि ब्रिटिश सेना की आधुनिक हथियारों के सामने वो टिक नहीं पाए, लेकिन ब्रिटिश सेना क्या करता था, गोली चलाता था पूरा पेड़ पौधा जंगल झाड़ में, जिसके कारण बेचारे लोग टिक नहीं पाए, ठीक है। लेकिन फिर भी हिम्मत किए थे जबरदस्त, और खदेड़े भी थे, है ना, दीकू लोग को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए, झारखंड के प्रथम गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है, ये तो आपको सबको मालूम है, रघुवर दास है। पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है, रघुवर दास है, ठीक है। अब तक टोटल 11 मुख्यमंत्री हो चुके हैं झारखंड के।
आपको कमेंट करके बताना है कि झारखंड के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री का नाम क्या है। देखते हैं आप बता पाते हो कि नहीं। झारखंड के सबसे प्रथम मुख्यमंत्री का नाम कमेंट करो अभी और देखो तुम जानते हो कि नहीं। ये तो सबको मालूम है कि झारखंड में अब तक कुल 11 मुख्यमंत्री हो चुके। कितना मुख्यमंत्री बेटा? 11 को मुख्यमंत्री। इनमें से केवल एक गैर आदिवासी मुख्यमंत्री रहे हैं, केवल एक। ठीक है, अब वो कौन है? वो है आपके रघुवर दास जी। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो अगला। नागवंशी राजा दुर्जनशाल कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहे? नागवंशी राजा थे। कौन राजा थे? नागवंशी राजा है ना, नागवंश के थे। और राजा दुर्जन, ठीक है एक, ठीक है, राजा दुर्जनशाल। ये जो थे राजा दुर्जनशाल, इनको जहांगीर बंद कर दिया था। ठीक है, जहांगीर इन्होंने बोला ना हम टैक्स उक्स नहीं देंगे भैया, हम टैक्स नहीं देंगे मुगल को। तो मुगल का जहांगीर उस वक्त राजा था, उसने क्या किया कि ग्वालियर के किले में बंद कर दिया ना, जेल में नहीं बल्कि ग्वालियर के किले में नजरबंद कर दिया था भैया। अब 12 साल तक। फिर जहांगीर को पता चला कि जो आदमी को हम ग्वालियर के किले में बंद किए हुए हैं, ये कोई मामूली आदमी नहीं है, जो राजा दुर्जनशाल है। इसको हीरा का बहुत जबरदस्त परख है। जहांगीर जो था ना, वो नक्षत्र में बहुत विश्वास करता था, एस्ट्रोलॉजी में। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी में वो बहुत विश्वास करता था, कौन? जहांगीर। और इसको उसको मालूम चला कि जो राजा दुर्जनशाल जी हैं, वो हीरे के माहिर आदमी है। यानी हीरा को देख कर ही पहचान लेते कि असली है कि नकली है, या कितना परसेंट असली है कितना परसेंट नकली है। तो इनका जांच, इनको एग्जाम किया और एग्जाम में ये पास हो गए, जाहिर सी बात है। तो उनसे इनसे बहुत प्रभावित हुआ जहांगीर। बोला कि आपको हम इतना दिन बंद करके रखें, हमको माफ कर दीजिए, हमको नहीं मालूम था कि आप में इतनी अच्छी क्वालिटी है। फिर इनका राजपाट सब लौटाया, इनको टैक्स भी कभी नहीं लिया और इनको गिफ्ट भी बहुत दिया, इनको फिर राजा बनाया। अब आते हैं इनके बारे में बात करते हैं। तो नागवंशी राजा दुर्जनशाल कितने वर्षों तक ग्वालियर के किले में बंद रहे? तो 12 साल तक। बाप रे बाप, 12 साल तक ग्वालियर के किले में बंद रहे। 12 साल तक। ठीक है, अब इनके बारे और क्या क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है वो देख लो बेटा, है ना। दुर्जनशाल ने मुगलों के टैक्स देने से इनकार कर दिया, बोला नहीं देंगे टैक्स, एकदम खड़ा बात है। जिस कारण जहांगीर ने 1615, डेट याद रखना है, 1615 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार करवाकर ग्वालियर के किले में कैद कर दिया। ग्वालियर के किले में कैद किया था किसको? राजा दुर्जनशाल को। इस दौरान जहांगीर को यह पता चला कि दुर्जनशाल हीरे के एक अच्छे जानकार थे। हीरे के एक अच्छे जानकार थे, ठीक है, हीरा का परख था ना, जौहरी थे। जब जहांगीर ने दुर्जनशाल की विशेषज्ञता को परखा परखा पहले कि बताइए तो इसमें असली हीरा कौन है, नकली हीरा कौन है, ऐसे करके पता किया, तो वह काफी प्रभावित हुआ, बहुत प्रभावित हुआ कि अरे इनसे तो किसी भी तरह से पूछा जा रहा है तो ये तो असली हीरा कन कन से खोज के निकाल दे रहे हैं, यानी चूर भी है तो उससे भी बता दे रहे हैं कि यहाँ यही असली हीरा है, बाकी सब नकली हीरा। इतना उनको नॉलेज था। 12 साल के बाद 1627, अच्छा गिरफ्तार कब हुए हैं? 1615 में। अच्छा रिहा कब हुए हैं? 12 साल के बाद 1627 में। जहांगीर ने दुर्जनशाल को उनकी योग्यता से प्रभावित होकर रिहा कर दिया, इनकी योग्यता से। इन्होंने नहीं बोला कि हम टैक्स तुमको देंगे, अभी भी नहीं बोल रहे हैं हम तुमको कर नहीं देंगे, लेकिन बोले कि अरे आप में इतना योग्यता है हुजूर कि अब आपको हम कैद रख ही नहीं सकते। योग्यता से प्रभावित होकर रिहा कर दिया। उन्होंने शाह की उपाधि, अच्छा बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कि राजा दुर्जनशाल को किसकी उपाधि मिली? शाह की उपाधि मिली। कौन दिया? जहांगीर दिया। किस कारण से दिया? हीरे की परख के कारण। सब क्वेश्चन यहीं से बनेगा, एक शाह से। शाह की उपाधि किसको मिली थी? राजा दुर्जनशाल को। ठीक है, अच्छा किसने दिया था? जहांगीर ने। क्यों दिया था? हीरे की परख के कारण उपाधि दी। अपनी रिहाई के बाद दुर्जनशाल ने अपने राज्य वापस लौटे, अपनी राजधानी को दोईसा में स्थानांतरित कर दिया। यानी जब इन वापस राजा बने तो अपनी राजधानी कहां बनाया? दोईसा में। दोईसा में जहां उन्होंने नवरत्नगढ़ का किला बनाया। रतन के कारण ही तो छूटे थे, तो किला का नाम भी क्या रखा? नवरत्नगढ़ का किला बनाया। अपनी राजधानी कहाँ किया इन्होंने? दोईसा में। दोईसा, दोईसा। और अपना जो किला बनाया, नवरत्नगढ़ का किला बनाया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सब इंपॉर्टेंट बात है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। और याद रखना, ये जो तुमको 10 क्वेश्चन बता रहे हैं ना, ये असल में तुमको हम कम से कम 50 क्वेश्चन करवा रहे हैं। उस 50 क्वेश्चन से तेरे एग्जाम में सेट में कोई ना कोई क्वेश्चन आना ही आना है, तय बात। ठीक है, आ जाओ, क्योंकि डिटेलिंग्स पे हम लोग काम करते हैं, इसे थोड़ी ये ऑप्शन नंबर ए हटो, ऑप्शन नंबर बी हटो, नहीं फायदा होगा ना बेटा। वैसे पलामू के प्राचीन एवं पुराने किले का निर्माण किसने कराया? पलामू में 2 किला है। अगर हम बात करें पुराने किले के बारे, तो पुराने किले का निर्माण प्रताप राय ने करवाया। किसने करवाया?
प्रताप राय। पलामू में प्राचीन एवं पुराने किले का निर्माण किसने करवाया? प्रताप राय। अब इस किले के अंदर भी कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, आओ एक एक करके वो सारे क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, एक तो याद हो गया कि पलामू में जो प्राचीन एवं पुराना किला है उसका जो निर्माण है प्रताप राय ने कराया, लेकिन केवल इतना ही, इसके अलावा भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो भी पढ़ लो। देखो, पलामू में मौजूद 2 प्राचीन किला है। कितना प्राचीन किला? पलामू में 2 प्राचीन किला है। में से पुराना किला की अगर हम बात करें तो इसका निर्माण राजा प्रताप राय ने करवाया था, और राजा प्रताप राय चेरो वंश के राजा थे। हमने एक एक बात को जानबूझ करके लिखा ताकि एक एक क्वेश्चन से जितना क्वेश्चन बन सकता है मेरा बच्चा को पता चल जाए। ठीक है, तो जो राजा प्रताप राय थे वो चेरो वंश के राजा थे। यह किला बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पास औरंगा नदी के किनारे स्थित है। अगर पूछा जाए कि बताइए पलामू का जो पुराना किला किसने बनाया? राजा प्रताप राय ने। राजा प्रताप राय किस वंश के थे? चेरो वंश के थे। अच्छा, ये किला बनाया तो कहां पर बनाया? पलामू में। यह किला बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पास किस नदी? नदी से क्वेश्चन पूछेगा, औरंगा नदी के किनारे स्थित है। पूछ देगा ना आपसे, क्या पूछ देगा कि पलामू का पुराना किला कहां पर स्थित है? तो औरंगा नदी के किनारे स्थित है। अब तो आपको यह भी मालूम है कि किसने बनवाया, तो प्रताप राय ने बनाया। यह भी मालूम है कि कहां पर बनाया, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पास बनाया। यह भी पूछ देगा कि किसका कुल के राजा थे, तो चेरो वंश के राजा थे। ठीक हो गया बात यहां तक। आगे विशाल निर्माण। ठीक है, इस किले का निर्माण 1628 से 1658 ईस्वी के बीच हुआ, यानी लगभग आप मान सकते हैं 30 साल, 30 ईयर्स। 1628 से लेकर के 1658 ईस्वी के बीच हुआ। इसकी दीवारें काफी चौड़ी हैं और इन पर आज भी तोप के गोलों के निशान देखे जा सकते हैं। जाहिर सी बात, अंग्रेज का तोप चला है। ठीक है, यानी किस किले में आज भी तोप के निशान देखे जा सकते हैं? तो पलामू का पुराना किला जो चेरो वंश के राजा प्रताप राय ने बनाया है ना। और कहां पर? बेतला राष्ट्रीय उद्यान के पास औरंगा नदी के किनारे, जिसकी दीवारें बहुत चौड़ी हैं और आज भी उस पे तोपों के गोले के निशान देखे जा सकते हैं। ठीक हो गया बेटा यहां तक। नागपुरी गेट, एक गेट है वहां पे जिसका नाम है नागपुरी गेट। ये गेट इन्होंने नहीं बनवाया बल्कि इनके बाद वाले राजा ने बनाया। नाम क्या याद रखेंगे हम लोग? नागपुरी गेट। किले के परिसर में एक विशाल नागपुरी गेट भी है। किले के अंदर जब जाइएगा आप तो एक विशाल नागपुरी गेट भी है। नागपुरी गेट कहाँ है? तो पलामू के पुराने किले में। ठीक है, जो इसकी वास्तुकला के लिए एक शानदार मिसाल है। कहा जाता है कि इस गेट को राजा प्रताप राय के बाद उनके उत्तराधिकारी राजा मेदिनी राय ने बनवाया। किला बनवाया राजा कौन? राजा प्रताप राय। और इसके अंदर एक बहुत बड़ा नागपुरी गेट है, विशाल नागपुरी गेट है। इसको किसने बनवाया? तो राजा मेदिनी राय ने बनवाया, जब उन्होंने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह को हराया था। अच्छा, कब बनाया था? तो चेरो वंश के राजा ने नागवंशी राजा रघुनाथ शाह को हराया था। किसको हराया था? रघुनाथ शाह को हराया था, तब बनाया था। याद में कि देखो इसको हरा दिए तो एक बड़ा विशाल नागपुरी गेट बनेगा, पुराना किला जिसको प्रताप राय ने बनाया था। तो इसके उत्तराधिकारी आ गए, और इसके उत्तराधिकारी कौन थे? राजा मेदिनी राय। राजा मेदिनी राय ने क्या बनाया मेरे बेटा? छोटा नागपुर का गेट बनाया पुराने किले में ही। क्यों बनाया? क्योंकि उन्होंने एक राजा को हराया था। किस राजा को? नागवंशी राजा रघुनाथ शाह को हरा के बनाया। एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। धार्मिक सद्भाव। किले के अंदर हिंदू मंदिर और एक मस्जिद के अवशेष भी मिलते हैं। यानी अगर हम लोग बात करें तो किला के अंदर जो किला है, हिंदू के मंदिरें और एक मस्जिद भी मिलता है। यानी उन्होंने धार्मिक स्वभाव का भी एक उदाहरण दिया कि किस किला के अंदर आपको बहुत सारी मंदिर और मस्जिद भी देखने को मिलते हैं। तो पलामू का पुराना किला किसने बनवाया, क्यों बनवाया, और उसके बाद उसका जो गेट है नागपुरी गेट कौन बनाया, सब आपने देख लिया ना एक ही क्वेश्चन के अंदर। आइए क्वेश्चन पे सोचिए। अगर एक क्वेश्चन के अंदर आपको 10 क्वेश्चन के अंदर अगर आपको 3-4 क्वेश्चन नहीं आता था, अभी आपको उस 10 क्वेश्चन के अंदर इतने क्वेश्चन, इतने कॉन्सेप्ट सीखने को मिल गया, तो आगे अगर हम लोग इसको रेगुलर बेस में अगर तैयारी करेंगे तो एक भी क्वेश्चन छूटेगा क्या एग्जाम में? नहीं छूटेगा बेटा। इधर से पूछे उधर से पूछे, आसान पूछे भारी बोले, नहीं छूटने वाला क्वेश्चन एग्जाम में। आइए क्वेश्चन में। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में नागवंश के राजा कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में नागवंश के जो राजा थे वो हरिकर्ण थे। कौन थे बेटा? हरिकर्ण थे। अब आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के जो शासनकाल में जो साम्राज्य थे, समकालीन थे, उसके बारे। समकालीन शासक हरिकर्ण का शासनकाल
मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी के समय माना जाता है। यानी हरिकर्ण और मोहम्मद बिन तुगलक एक ही समकालीन के थे, है ना, समकालीन थे। यानी दोनों का अपना अपना शासन चल रहा था। राजधानी के बारे में अगर बात करें तो नागवंश की राजधानी उस समय खुखरा थी, खुखरा। यानी नागवंश की राजधानी उस समय में क्या थी, खुखरा थी, जो बाद में रांची में शिफ्ट हो गई। बाद में रांची में खुखरा थी, बाद में रांची में शिफ्ट हो गई। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक चीजें आपको समझ में आई होगी। इन 10 क्वेश्चन में आपने कितने क्वेश्चन सही किया जरूर कमेंट में बताइएगा, और 2-3 भी सही किया तो कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए कि आपने अगर 2-3 भी आप जानते थे तो आज एक क्लास के अंदर आपने कितनी सारी चीजों को देख लिया, यानी क्वेश्चन पे भी क्वेश्चन देख लिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें, एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।